स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टेम बाबा में। हम चैप्टर पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 4 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक हमने कवर किया था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये क्या होता है। देन थर्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड फोर्थ टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था विच वाज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। आज भी हम 2 एग्जांपल्स और देखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर एंड देन विल स्टार्ट विद द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स एंड द इक्विपोटेंशियल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक मास पुली अरेंजमेंट है। 2 मासेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मास 1 की जो वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में वो है 2.40 kg। मास 2 की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 1.80 kg एंड इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे। हमने इनको इन ब्लॉक को जस्ट रेस्ट से छोड़ा एंड हुआ क्या है कि जो ये मास m2 है जो ये नीचे मूव किया एंड इट हिट द फ्लोर एंड जितना डिस्टेंस ये दोनों ब्लॉक चले d ये हमें दे रखा है 0.500 मीटर एंड हमारी दिली इच्छा ये है कि हम ये बता दें कि जब ये ब्लॉक m2 इस फ्लोर पे हिट करेगा उस टाइम उसकी स्पीड क्या रही होगी। इनिशियल स्पीड तो 0 थी बट व्हेन इट जस्ट हिट द फ्लोर उस वक्त क्या स्पीड रही होगी, ये हमारी इच्छा है निकालना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी सॉल्व करवाए हैं जिसमें हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करके भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड हमें पता है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। एक चीज मैं भूल गया कि जो फ्रिक्शन है जो बिटवीन दिस ब्लॉक m1 एंड ये दिस टेबल म्यू के की जो हमें वैल्यू दे रखी है, क्योंकि फ्रिक्शन में हमें कंसिडर करना है, निगलेक्ट नहीं करना है, वो हमें दे रखी है 0.450। तो ये चीजें हमें दे रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि पहले आप खुद से सॉल्व करें, यू ट्राई ऑन योर ओन। आप भले ही आप इसको एक बार काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करके देखिए या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के देखो या फिर ये इससे भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। तीनों से आंसर सेम ही आने वाला है। तो पहले आप खुद ट्राई करना एंड देन कि आप कोशिश करना कि इस वीडियो को देखें। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सिस डिफाइन करूंगा। तो ये मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेने वाला हूं एंड इसको मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लेने वाला हूं। करेक्ट। मैं हाइट जितनी भी मेजर करूंगा फ्रॉम दिस रेफरेंस, इस रेफरेंस से मैं हाइट मेजर करने वाला हूं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ओके तो हमें मालूम है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज पहले मेरी पिछले वीडियोस देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, अदरवाइज यू विल बी हैविंग ट्रबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन। केवल फ्रिक्शन है यहाँ पे जो नॉन कंजर्वेटिव है। एंड फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन F। एंड कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो अगर मैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू माइनस Fk इनटू d, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है और इसका जो मोशन है बॉडी का वो इस तरफ है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो केवल यही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका वर्क डन कितना हो गया? माइनस Fk इनटू d। अच्छा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए भैया, ये है इसका इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। इस मास का इनिशियल पॉइंट ये है एंड यहां पे इसका फाइनल पॉइंट हो जाता है। तो हम पहले लिखेंगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा। तो EI मैं राइटिंग एंड EI फॉर द सिस्टम, मासेस का नहीं लिखना है, फॉर द सिस्टम।
So that would be initial potential energy for the system plus initial kinetic energy for the system. So it will be equals to, तो देखो अगर मैं मास 1 की बात करूं तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रेफरेंस से कितनी ऊपर है, लेट दिस हाइट बी h, लेट दिस हाइट बी h, तो ये रेफरेंस से कितना ऊपर है h, तो मैं इसका मैं ये लिख सकता हूं कि दिस इज mg इंटू h, और मास 1 है तो m1 मुझे लिखना जरूरी है, तो m1 मैं इसको फिर से लिख देता हूं, m1 इंटू g इंटू h प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर ब्लॉक 1 वो 0 है क्योंकि रेस्ट पे था। अच्छा अब मैं ब्लॉक 2 की बात करता हूं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ब्लॉक 2 वुड बी mg इंटू डी, क्योंकि ये जो हाइट हमें दे रखी कितनी है, d है ना, ये जितना d इसने कवर किया उतना d इसने कवर किया, तो mgd हो गया। देन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो इसको हम लेके चलेंगे 0, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये तो हो गया इसकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फॉर ब्लॉक, दिस इज m2 फॉर द सिस्टम। अच्छा अब मैं लिखता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा जब ये फाइनली जब इस पॉइंट पे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ब्लॉक की, वही हाइट तो चेंज हुई नहीं है तो सेम ही रहेगी, m1g इंटू h प्लस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी स्पीड भर चुकी होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², तो m1v², और v यहाँ पे क्या फाइनल स्पीड, प्लस अब मैं ब्लॉक 2 की बात करूंगा, जब ब्लॉक 2 जब मूव करेगा तो फाइनल पोजीशन इसकी ये है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी 0, क्योंकि रेफरेंस पे ही है, तो ये 0 प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ m2v², क्योंकि मास 2 है, मतलब ब्लॉक 2 है तो इसलिए m2 है, और v क्योंकि स्पीड दोनों की सेम ही रहेगी तो v²। अब कुछ नहीं है, अब जस्ट आप वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे and यहाँ पे and we're going to find the answer. So तो work done by non conservative force वो ये है, तो माइनस fk into d is equals to डेल्टा E मतलब E फाइनल माइनस E I फाइनल, तो मतलब ये है m1gh प्लस 1/2। देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, v² कॉमन ले रहा हूँ, तो v² अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2, करेक्ट। तो ये तो हो गया EF माइनस EI हमारे पास ये है, तो m1 इंटू जी इंटू एच माइनस m2 इंटू जी इंटू डी, तो यहां से आप देख रहे हो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हो जाएगी कैंसिल। फर्दर माइनस fk इंटू डी, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v² माइनस m2 इंटू जी इंटू डी। अच्छा हमें निकालना क्या था, v², करेक्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको v² का एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो v² क्या कर रहेंगे, इस वाली टर्म को उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा m2 इंटू जी इंटू डी, तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये एज इट इज माइनस fk इंटू डी। अच्छा उसके बाद ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई विद 2, और ये हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सब कुछ सही है, बट fk की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो fk होता क्या है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है, म्यू के टाइम्स n, और इस केस में जो n की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, mg के बराबर, सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे है ना। अगर फ्री बॉडी डायग्राम में देखूं m1 का, तो ऊपर नॉर्मल फोर्स n है, नीचे m1g है, और वर्टिकल में कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो m1 जो n की वैल्यू कितना m1g के बराबर हो जाएगी, तो बेसिकली फ्रिक्शन कितना आ गया, म्यू के मल्टीप्लाइड विद m1g, पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स m2gd माइनस म्यू के m1g इंटू डी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और क्या मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं यहाँ पे, बोलो बिल्कुल कर दो यार, तभी तो v की वैल्यू निकलेगी। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं है, अगर ये क्लियर है तो उसके बाद कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप वैल्यूज पुट करनी है एंड विल गेट आवर रिजल्ट। आई होप आई एम क्लियर। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज।
सो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स m2 है 1.80, g तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81, d हमें दे रखा है 0.5 माइनस म्यू के हमें दे रखा है 0.450, m1 2.40, g स्टैंडर्ड होता है 9.81, d हमें दे रखा है 0.5, देन डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो m1 है 2.40 और m2 है 1.80। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यहां से हमारे पास जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो मैं यहां लिख रहा हूं, एंड विल गेट 1.30 मीटर पर सेकेंड। देखो किसी भी मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं कहूँगा, काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो जब कोई लेंथी क्वेश्चंस पढ़ता है तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी हमें वैल्यू निकालनी है, सपोज यहाँ पे v की हमें वैल्यू निकालनी थी फाइनल स्पीड की, तो पहले उसका एक एक्सप्रेशन निकाल लो, जैसे हमने इसका एक्सप्रेशन निकाले एंड देन विल गोइंग टू पुट द वैल्यूज। आप पहले अगर ये एफ के की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे और उसके बाद आप फ्रिक्शन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं देन, तो थोड़ा उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे एक्यूरेट आपको आंसर, क्योंकि आपने सिंपली पहले एक इक्वेशन निकाली, एक फॉर्मूला निकाला फॉर वी एंड उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की है। कल को अगर हम m1 m2 की वैल्यू चेंज भी कर देते, आप सिंपल कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला तो है हमारे पास, m1 m2 चेंज करो वैल्यू चेंज हो जाएगी v की। तो जब भी लेंथी क्वेश्चंस पढ़े तो पहले एक v का एक जनरलाइज या कुछ भी जो आप निकालना है उसका एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल लो एंड देन फाइनली पुट द वैल्यूज। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद अ फ्रेश टॉपिक। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं ये पर्सन इट स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी एंड फाइनली ये कुछ हाइट h पे पहुंच जाता है एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन फॉर द ऑब्जेक्ट एंड बेसिकली फॉर द पर्सन, एंड यहाँ पे जो इसकी स्पीड होती है दिस इज 3.50 मीटर पर सेकेंड एंड हमें ये बताना है कि हाइट h कितनी रही होगी अगर वर्क डन बाय हिम और बाय द मस्कुलर फोर्सेस वो अगर हो 1.80 टाइम्स 10 टू द पावर 4 जूल्स एंड द वर्क डन बाय एयर ड्रैग फ्रिक्शन दिस इज इक्वल्स टू -4420 जूल्स। अब बच्चा कहता है कि NC1 NC2 ये क्या है, तो दिस इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप कहोगे कि जो मस्कुलर जो वर्क है क्या वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल हाँ। तो बेसिकली ये वो वर्क है जो ये पर्सन कर रहा है और द वर्क डन बाय द मस्कुलर फोर्सेस, ये हमें दे रखा है 1.80 टाइम्स 10 टू द पावर 4 जूल्स और ये पॉजिटिव है एंड ये जो है ये नेगेटिव है क्योंकि ड्रैग है, एयर ड्रैग है, फ्रिक्शन है। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि मोशन इस तरफ है और ड्रैग पीछे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, इसलिए वर्क नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमें दे रखा है -4420 जूल्स। तो हमें ये बताना है इसकी हाइट कितनी रही होगी जब ये इस पोजीशन पे पहुंचता है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो देखो कॉन्सेप्ट वही है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी और द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी दिस विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो अच्छा एक चीज़ और रेफरेंस में क्लियर कर देता हूँ कि ये अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेके चलेंगे एंड वर्टिकल डायरेक्शन दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, करेक्ट। तो इनिशियल पॉइंट पे क्योंकि ये रेफरेंस पे ही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और क्योंकि ये रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, तो मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी तो हो गई 0। फाइनल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है यहाँ पे, वर्क डन बाय द मस्कुलर फोर्सेस प्लस द वर्क डन बाय द एयर ड्रैग, तो WNC2, करेक्ट। अब कुछ नहीं भैया, वैल्यूज पुट कीजिए और मजे लीजिए। सो 1/2 मास हमें दे रखा है 80, v का मतलब स्पीड हमें कितनी दी हुई है 3.50, ये फाइनल की स्पीड है तो ये इतना है, इसका स्क्वायर कर दो। mgh मास इज 80, g स्टैंडर्ड 9.81, h तो हमें निकालना ही है। WNC1 ये हमें दे रखा है 1.80, कितना है 1.80, हाँ 1.80
टाइम्स 10⁴ जूल्स, देन ये हमें दे रखा है -4420 जूल्स। तो यहां से हम इजिली h की वैल्यू निकाल ले जाएंगे एंड h की वैल्यू आएगी 16.7 मीटर। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब ये न्यूमेरिकल्स तो हमने बहुत कुछ देख लिए इसके ऊपर, बेस्ड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो ये सिचुएशन है कि ट्रक है, अक्सर कई बार हो जाता है कि ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए, आप हाईवे पे हैं और ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए, अब करोगे क्या? तो इंजीनियर्स ने क्या किया कि अगर ब्रेक्स फेल हो जाते हैं तो उन्होंने बनाए रनवे ट्रक रैंप्स। मतलब यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे ट्रक चलाते हुए आ रहे हो, आपके ब्रेक फेल हो गए हैं। अब आपकी इच्छा क्या है, मतलब आपकी चाहत क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है आप चाहते हो वो जीरो हो जाए, मतलब स्पीड जीरो हो जाए, यही चाहते हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। तो अब अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम चाहते हैं कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी या तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और कुछ नॉन कंजर्वेटिव वर्क में ये खर्च हो जाए ताकि ये पूरी जीरो हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स ने ये रनवे ट्रक रैम्प्स बनाए। तो मतलब आप सीधा अपने ट्रक को यहाँ पे चढ़ा दो, तो आप देख रहे हो इसकी आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और वो इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ये रैंप जो बनाया गया ना, ये काफ़ी फ्रिक्शन वाला होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी इस फ्रिक्शन में, इन फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाती है। तो फाइनली आप ट्रक को रोक पाते हैं अगर आपका ब्रेक फेल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस चीज़ का कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। इसके ऊपर बेस्ड हम लोगों का एक एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो इसी के साथ हमें इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विपोटेंशियल, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रोलर कोस्टर ट्रैक, एंड यहाँ पे हमने ये बॉल रखी है एंड देन हमने इसको जेंटली छोड़ दिया। वी जस्ट रिमूव्ड आवर हैंड फ्रॉम इट एंड द बॉल स्टार्टेड मूविंग लाइक दिस एंड दिस एंड अप टू पॉइंट डी तक ये मूव करेगी एंड देन बैक। बच्चा पूछता है क्या डी से ऊपर जा सकती है? डी से ऊपर नहीं जा सकती, डी से या तो नीचे रहेगी या डी तक, मैक्सिमम डी तक पहुंचेगी। अगर हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बेसिकली अगर फ्रिक्शन को अगर हमने पिक्चर में नहीं लिया, तब हम ये कह सकते हैं कि जो बॉल है ये मैक्सिमम पॉइंट डी तक ही पहुंचेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। एंड इस केस में हम ये मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं है। ओके, बट आप कहते हो क्या इससे ऊपर जाने के लिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि बॉल इससे ऊपर जाए तो हम क्या कर सकते हैं? आपको बॉल को थोड़ा पुश देना पड़ेगा, कुछ फोर्स एफ इसको अप्लाई करनी पड़ेगी, देन इट कैन गो अबव दिस पॉइंट, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। क्योंकि यार देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जितनी एनर्जी इसके इस पॉइंट पे थी, जितनी उतनी तो इस पॉइंट पे रहेगी, उससे ज़्यादा कैसे हो जाएगी? मान लो इस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी थी कितनी? एनर्जी इज बेसिकली द मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को पिक्चर में नहीं ले रहे हैं, तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी। एंड इस पॉइंट पे जो इसकी जो स्पीड है वो जीरो है, तो बेसिकली इट इज इक्वल्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh। ये हाइट इसकी h है रेफरेंस से। तो अब जब ये इस डी पॉइंट पे पहुंचेगी, तब इसकी वापस से जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वापस से mgh हो जाएगी। तो mgh से ऊपर तो नहीं जा सकती ना, मतलब खुद से ये एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती है, तो मैक्सिमम यहीं तक जा पाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको कुछ इनिशियली कुछ खुद से आपने इस पर फोर्स लगाई है, तब वो जा पाएगा, क्योंकि आपने इनिशियली इसको कुछ एनर्जी दे दी है। तो ये पोटेंशियल प्लस जो आपने दी, इसके कारण ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अगर आपने फोर्स लगाया तब, अदरवाइज नहीं। ऐसे ये पिक्चर तो ज़्यादा क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आप ये इसको, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स, तो उसको हम कैसे रिलेट करते हैं इसको समझते हैं। तो जब ये पॉइंट इस पॉइंट से नीचे मूव करनी चालू करेगी बॉल, तो एक्चुअली हो क्या रहा है? हाइट कम हो रही है एंड पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? mgh। अगर हाइट कम हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि m और g तो कांस्टेंट है। तो क्योंकि बेसिकली u इज प्रोपोर्शनल टू h, जैसे जैसे h कम वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम, और जैसे ही अभी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी।
तो जब वो नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और वो कम हो रही है तो वो कन्वर्ट किस में हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जब ये ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब जो काइनेटिक जो इसने यहाँ पे गेन किया था वो वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। एंड फाइनली ये पॉइंट डी तक पहुंचता है, एंड उसके बाद फिर ये वापस। तो बेसिकली ए और डी को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स ये क्यों बोलते हैं? देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्हीं दो पॉइंट के बीच में टर्न कर रहा है। डी पॉइंट पे पहुंचा एंड देन वापस टर्न ले लिया, ए पे पहुंचा देन वापस टर्न ले लिया, करेक्ट। तो इसलिए इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। और जो ये कर्व आपको ये दिख रही है ना, ये जो ट्रैक है, ट्रैक इज बेसिकली शोइंग द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो अब बच्चा पूछता है कि ये ट्रैक पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे शो कर रहा है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कर्व है या ये जो ट्रैक है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे शो हो रही है। बाय प्लॉटिंग द एनर्जी ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड द एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हमने प्लॉट बनाया है, दिस इज द एनर्जी कर्व है, दिस इज द एनर्जी एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो देखो जब ये पॉइंट ए पे जब बॉल थी तो उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ये इतनी थी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक यहाँ पे 0 थी। ओके जब ये यहाँ पे आया तो ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जब ये इस पॉइंट बी पे आएगा तो ये शो क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है। अच्छा जब ये इस पॉइंट पे होगा तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है। बोलो यार, ऐसे ही इस पॉइंट पे ये क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम शो कर रहा है। तो मतलब बेसिकली ये जो कर्व है इट इज शोइंग व्हाट, द पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जैसे जैसे बेसिकली क्या हो रहा है, हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रहा है तो मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है। तो वही चीज ये कर्व हमें शो कर रही है। अच्छा फिर इसके ऊपर जो ये एनर्जी ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है काइनेटिक एनर्जी। देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे जो एनर्जी है वो तो सेम ही रहेगी ना। आप अगर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल तो इतनी है, बट ये कितने, ये काइनेटिक एनर्जी है। तभी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बन के ये टोटल एनर्जी बनेगी ई, और जो कि हमेशा कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे भी अगर आप देखो तो ये जो है, ये जो नीचे एनर्जी ये तो पोटेंशियल है, बट जो ऊपर है ये वाली एनर्जी कौन सी शो कर रही है, ये काइनेटिक शो कर रही है। तो ये काइनेटिक ये पोटेंशियल तो टोटल हो गई ई, तभी ये एनर्जी एक्सिस है यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे केवल पोटेंशियल है इसके पास, यहाँ पे काइनेटिक नहीं है बॉडी के पास। तो ये इसलिए मैं ये आपको कह रहा था कि ये जो कर्व है इट इज बेसिकली शोइंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स होती क्या है। तो बेसिकली कुछ नहीं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस पे, सॉरी जो वर्टिकल एक्सिस पे हम एनर्जी को देखते हैं एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे हम एक्स एक्सिस देखते हैं। अच्छा नेचर में कुछ ऐसे एग्जांपल्स और देखे गए हैं जहाँ पे जैसे मैंने टर्निंग पॉइंट बताया ना कि एक पॉइंट ए से और डी के बीच में टर्न कर रही है बॉडी। नेचर में कुछ एग्जांपल्स और भी है, एंड द एग्जांपल इज जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है ना, उसमें भी कुछ ऐसा होता है, तो उसको समझते हैं अब। सो ये है स्प्रिंग मास सिस्टम, एंड यहाँ पे जो है ये स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज x इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे ये ब्लॉक इससे अटैच्ड है स्प्रिंग से। आपने क्या किया, इसको कुछ स्ट्रेच किया अप टू डिस्टेंस a, मतलब x इक्वल्स टू a तक आपने इसको स्ट्रेच किया, यहाँ तक आप बॉक्स को ले गए। अच्छा जब आपने बॉक्स को यहाँ तक लेके गए तो हुआ क्या, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। बोलो यार कितनी इंक्रीज हो गई होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे x क्या a है, तो हाफ के a स्क्वायर ये लिख सकता हूँ इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू a पे। एंड जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है विल बी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस ब्लॉक, और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड इस पॉइंट पे जब ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी स्प्रिंग, तो उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी स्प्रिंग की, बट जो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने इनिशियली दी थी वो इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इस पॉइंट से भी ये जो ब्लॉक है ये इधर मूव करता रहेगा अप टू पॉइंट x इक्वल्स टू -a, क्योंकि जब तक जितनी ये जो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की थी, जब तक वो पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक वो ब्लॉक मूव करता रहेगा। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कि मैं फ्रिक्शन जो है यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग फ्रिक्शन हेयर। तो इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। तो आप देख रहे हो जब ये इस पॉइंट पे रुकेगा देन वापस से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी स्प्रिंग की, कितनी, इतनी ही बढ़ जाएगी।
एंड ये फिर वापस से इधर मूव करेगा। तो बेसिकली ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। तो तभी हम इन दोनों पॉइंट्स को बोलेंगे टर्निंग पॉइंट्स, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। दिस इज x इक्वल्स टू माइनस ए एंड दिस इज इक्वल टू ए। और जो ये कर्व है दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, करेक्ट। और जो टोटल एनर्जी है वो तो किसी भी पॉइंट पे सेम ही है। अगर आप इस पॉइंट पे भी देखो तो टोटल एनर्जी इज सेम, मतलब ये जो है कुछ पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है। इस पॉइंट पे भी देखोगे तो ये काइनेटिक है, नीचे वाली पोटेंशियल है। तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट है, बट हाँ क्योंकि पोटेंशियल और ये कन्वर्जन होता जा रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक देन काइनेटिक पोटेंशियल, तो ये जो कर्व बन के आती है दिस इज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है ये हम चैप्टर 13 में इन डिटेल फिर से डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है। तो अभी के मैं जस्ट एक बेसिक आइडिया दे दिया है, क्योंकि हम टर्निंग पॉइंट्स और ये एनर्जी कर्व्स पढ़ रहे थे तो मैंने जस्ट बता दिया कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो चलिए फाइनल टॉपिक एक चीज़ और रहेगी इसी टॉपिक के अंदर, दैट इज इक्विपोटेंशियल। तो वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज इक्विपोटेंशियल्स। सो अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ था वो इजीली ड्रॉ कर लिया था, बट कुछ केसेस में हमें 2D प्लॉट बनाना पड़ता है विच वी कॉल द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टूर्स। एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टूर्स। ये जो लाइन से है ना, ये जितने भी देखो इन लाइनों के पास हम कुछ वैल्यू लिख रही होगी 400, 450, 350, 250। ये बेसिकली क्या शो कर रही है? इट इज शोइंग द हाइट फ्रॉम द रेफरेंस। जैसे अगर मैं इस की बात करूं, ये अपने पास माउंटेन है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो इधर वाली जो साइड है ये काफ़ी स्टीप है, इसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, बट इधर इसका स्लोप काफ़ी कम है। एंड इसके कारण जो इसका ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये कॉन्टूर है, आप इधर देख रहे हो ये वाली काफ़ी आपस में काफ़ी नैरो हैं, आपस में बहुत लाइनें बिल्कुल आपस से कनेक्टेड है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर लाइनें हैं। वो क्यों है? क्योंकि इधर जो ये इसका जो स्लोप है अपने माउंटेन का या हिल का वो काफ़ी कम है। मतलब आप यहाँ पे कुछ कम डिस्टेंस कवर करोगे और हाइट आप बहुत ज़्यादा कवर कर लोगे, बट इतनी ही सेम हाइट कवर करने के लिए आपको डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ये जो इसका काउंटूर्स है ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये जो वैल्यूज है मैंने बताया ये हाइट शो कर रही है। बेसिकली अगर हाइट हमें पता है तो बेसिकली हमें क्या पता है? पोटेंशियल एनर्जी पता है। हाइट पता है तो पोटेंशियल एनर्जी पता कर लेंगे इजीली। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं, ये जो लाइन है इनको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। इक्वी का मतलब क्या? सेम। और पोटेंशियल का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम ही है, क्योंकि जो इसकी हाइट अगर आप देखो वो 400 ही है, जैसे ये 400 है, तो इस पूरे कर्व के ऊपर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम होगी, इसलिए इनको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल्स। उसी तरीके से अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस वाले कॉन्टूर की बात करूं, तो यहाँ पे कितना है? 350 है, 350 फीट है बेसिकली ये जो हाइट है। तो ये जो इस लाइन पे जितनी भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम ही होगी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी को शो करने का एक तरीका है बेसिकली इक्विपोटेंशियल, और कुछ नहीं है। तो ये था, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, और कल हम जितने भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो हम रिव्यू करने वाले हैं वन बाय वन। शॉर्ट में हम देखेंगे हमने ये टॉपिक्स पढ़े, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हमने पढ़े वो हम चीज़ डिस्कस करेंगे कल। एंड उसी के साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कसिंग द जो क्वेश्चंस हमें चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं फ्रॉम दिस बुक जेम्स एस वॉकर। तो वो लोग हम उसके बाद जो है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।